और बस यही वो मौका था जिसका इंतजार ए क्यू खान महीनों से कर रहा था। इन 16 दिनों में उसने G1 और G2 डिजाइन्स की सारी डिटेल्स जैसे ड्राइंग्स, डायमेंशंस, टेक्निकल स्पेक्स सीक्रेटली नोट कर लिए। नीदरलैंड्स की पुलिस का शक भरोसे में तब बदला जब ए क्यू खान एक न्यूक्लियर ट्रेड शो में गया। लेकिन ध्यान दो, ताकि उस पर शक ना हो जाए, वो कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे बंदे को उसने सामने किया हुआ था जिसका नाम था S.A. बट। S.A. बट एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जो पाकिस्तान की बेल्जियम एम्बेसी में काम किया करता था। अमेरिका ने सोचा था कि ए क्यू खान एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा, सिर्फ पेपर्स ही तो चुरा के ले जाएगा। पेपर्स चुरा के ले भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। लेकिन उसके बाद अपने देश भारत ने कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान अपने आप को टेस्ट करने से रोक ही नहीं पाया। पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि 1936 में इंडिया में ही पैदा हुआ, जिसका नाम था ए क्यू खान, वो पाकिस्तान में बड़ा होकर जब 36 साल का हुआ तो नीदरलैंड्स की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था। वहां से उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी चुराई, वापस अपने देश पाकिस्तान में आया, उस चुराई हुई टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। और जब अमेरिका को बाद में ये सब पता चला और अमेरिका ने पाकिस्तान से उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट ए क्यू खान को सजा देने को कहा, तो पाकिस्तान ने सजा देने के नाम पर उस ए क्यू खान को बस हाउस अरेस्ट करके छोड़ दिया। आज की स्टोरी हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम अच्छे से ये समझेंगे कि पाकिस्तान जैसा हमारा गरीब पड़ोसी देश कैसे नीदरलैंड्स की चुराई हुई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दम पे खुद एक न्यूक्लियर कंट्री बना। ये बात अच्छे से समझेंगे कि एक ऐसा देश जिसमें सुई तक नहीं बन सकती, जिसमें आज भी थूक से स्लेटें साफ की जाती हैं, जिसमें बाथरूम के अंदर ये लिखा हुआ नजर आता है कि कमोड में पत्थर ना फेंकें। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसमें सुई तक नहीं बन सकती, जिसमें आज भी थूक से स्लेटें साफ की जाती हैं, जिसमें बाथरूम के अंदर ये लिखा हुआ नजर आता है कि कमोड में पत्थर ना फेंकें। उस देश ने कैसे चालाकी से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी चोरी की और कैसे उस टेक्नोलॉजी से सिर्फ खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, बल्कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया तक को भी वही सेम टेक्नोलॉजी बेच दी। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, ए क्यू खान की इस कहानी को देखने में आपको तब तक मजा नहीं आ पाएगा जब तक आप भी बाकी और काफी लोगों की तरह एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब में कंफ्यूज रहोगे। कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ एक छोटे से एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको ये बता देता हूँ कि कभी भी आपके सामने कोई भी अगर एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब का जिक्र करता है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि ये एक ऐसा शब्द है जो आम भाषा में यूज कर लिया जाता है। अगर कोई बोले एटम बॉम्ब तो उसका मतलब भी हुआ कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है, और अगर कोई बोले हाइड्रोजन बॉम्ब तो उसका मतलब भी यही हुआ कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है। तो असल में न्यूक्लियर बॉम्ब की बात अगर कोई करता है तो हो सकता है या तो वो एटम बॉम्ब की बात कर रहा हो या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहा हो। डिफरेंस असल में इन नीचे वाले दोनों में होता है। एटम बॉम्ब कम पावरफुल होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब की साइंस और काम करने का मैकेनिज्म भी एकदम अलग अलग है, लेकिन उस बारे में अपन आज बात नहीं करेंगे। बस 100 बात की एक बात ये हुई कि अगर आपको कोई बोले कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर नेशन है या न्यूक्लियर कंट्री है, तो हो सकता है इंडिया के पास एटम बॉम्ब हो या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब हो या फिर दोनों ही हो। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के पास एटम वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, ए क्यू खान भले ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान का था, लेकिन उसकी कहानी आज से 89 साल पहले यहाँ अपने देश भारत में ही शुरू हुई थी। साल 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो नए देश बन गए। पार्टीशन के बाद हर किसी को चॉइस दी गई थी कि आप इंडिया और पाकिस्तान में से कोई भी देश जा सकते हो। ए क्यू खान के कुछ रिश्तेदार तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन ए क्यू खान उस वक्त इंडिया में ही रुक गया। साल 2007 में पब्लिश्ड एक बुक द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में मेंशन है कि ए क्यू खान ने अपने फादर से एक इस्लामिक स्टेट का जुनून और इंडिया के प्रति नफरत सीखी थी। इस बुक के मुताबिक उसके पिता गफूर खान ने साल 1952 में फैसला किया कि ए क्यू खान को पाकिस्तान भेजना ही बेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ भेदभाव होता है और यहाँ उनके बेटे का कोई फ्यूचर भी नहीं है। ए क्यू खान ने भी एक बायोग्राफर को बताया था कि उसने इंडिया छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि यहाँ वो एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाए, और इसलिए साल 1952 में, यानी कि जब ए क्यू खान 16 साल का था, तब वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। फाइनली ए क्यू खान पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका था। पाकिस्तान जाकर ए क्यू खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लिया और वहां से साइंस की डिग्री हासिल की। 1960 में डिग्री पूरी करके ए क्यू खान ने कराची में ही अपनी पहली जॉब एज अ सिटी इंस्पेक्टर की। 3 साल तक कराची में नौकरी करने के बाद, यानी कि साल 1963 में ए क्यू खान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके, यानी विदेश जाके साइंटिस्ट बनेगा। साल 1972 आ चुका है। ए क्यू खान पूरे 36 साल का हो चुका है। उसने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है और अब वो अपनी पहली जॉब के लिए रेडी है। पहले तो मैप में लोकेशंस को अच्छे से समझो। ये है ए क्यू खान का देश पाकिस्तान और ये है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स देश में एक शहर है अल्मेलो। इस अल्मेलो में ही यूरेनको नाम की एक कंपनी की एक ब्रांच है। यूरेनको एक ऐसी कंपनी है जो
यूरेनियम को एनरिच करती है, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा और आसान भाषा में इसको ऐसे समझ लो कि यूरेनको एक कॉमन प्रोजेक्ट है 3 देशों का। वो 3 देश हैं यूके, नीदरलैंड्स और जर्मनी। और ये ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली कंपनी थी। अब AQ खान का काम डायरेक्टली यूरेनियम एनरिच करने का तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था उसका सबसे मेजर रोल था डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना। चूंकि AQ खान जर्मन और डच लैंग्वेज अच्छे से जानता था, तो उसे यूरेनको के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने का काम मिला हुआ था। AQ खान की कहानी दिखाती है कि नॉलेज अगर गलत हाथों में हो तो वो तबाही ला सकती है, लेकिन अगर वही नॉलेज सही हाथों में हो, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को इतना हाइट्स तक पहुंचाया, या सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों के पास हो, तो वो ही नॉलेज दुनिया बदल सकती है। अगर आप भी सही नॉलेज गेन करके टेक इंडस्ट्री में लीड करना चाहते हो तो Scaler.com आपकी मदद कर सकता है। Scaler इंडिया का एक ऑनलाइन टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टॉप टेक कंपनीज एज इंस्ट्रक्टर्स और उनसे 1-on-1 मेंटरशिप। Scaler ऑल्सो हेल्प्स यू विद इंटरव्यू प्रिपरेशंस और 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी सिखाते हैं कि YouTube जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं। यू विल ऑल्सो हैव फ्री लाइव मास्टर क्लासेस, और ऐसी ही एक फ्री लाइव मास्टर क्लास 22 मई को हो रही है, विच इज अबाउट roadmap to data engineering. Moreover, you also get in touch with Scaler's vast alumni network, get placed in top companies through their placement partners such as Netflix, Flipkart, Amazon and Google. In fact, 90% से ज्यादा Scaler learners को big tech companies में placement मिल चुका है। सबसे बेस्ट बात ये कि EMI ऑप्शंस की वजह से सब कुछ easily accessible है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आज ही Scaler पर जाकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करो। लगभग 2 साल तक तो सब सही चलता रहा, लेकिन साल 1974 में AQ खान के लिए एक ऐसी बड़ी घटना हुई जिसने AQ खान का पाकिस्तान को न्यूक्लियर कंट्री बनाने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। बात है 18 मई 1974 की, जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये टेस्ट राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इंडिया ने इसे ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा था। मतलब दुनिया को ये दिखाया गया कि ये टेस्ट सिर्फ एनर्जी रिसर्च के लिए है, बॉम्ब बनाने के लिए नहीं है। I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. इस टेस्ट में प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब का यूज हुआ था, जिसे अंडरग्राउंड एक्सप्लोड किया गया था। न्यूक्लियर बॉम्ब टोटल 2 तरीके से बनाया जा सकता है, पहला तो यूरेनियम से और दूसरा प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम वाला बॉम्ब ज्यादा डेंजरस होता है। अब AQ खान के मन में इंडिया के लिए बचपन से ही नफरत तो थी ही, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट ने उसके इमोशंस को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। फॉलोइंग दिस उसने सोचा, अगर इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं, और यही मोमेंट उसके मिशन की शुरुआत बन गया। पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाने की उसने ठान ली। अब बस उसे एक तगड़ा और फुल प्रूफ प्लान बनाना था। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट 4 महीने बाद यानी कि 17 सितंबर 1974 को AQ खान ने अपनी पहली बड़ी चाल चली। उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा और उसमें यह लिखा कि मैं पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद कर सकता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने AQ खान का यह प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी रह चुका है और इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी नफरत रखने वाला ये वही बंदा है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स में ओपनली बोला था कि हम इंडिया के खिलाफ 1000 साल का वॉर डिक्लेयर करते हैं। फाइनली AQ खान के लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का रास्ता खुल चुका था। अब बस उसे नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी चुराकर पाकिस्तान ले जानी थी। एक रोज AQ खान नीदरलैंड्स के अल्मेलो शहर की लैब में काम कर रहा था। उसे पता चला कि उस लैब में जर्मनी के 2 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूग आने थे। इन सेंट्रीफ्यूग्स का नाम था G1 और G2। G इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जर्मनी के थे। सेंट्रीफ्यूग एक मशीन होती है जो घूम के यूरेनियम के पार्टिकल्स को अलग करती है। हल्का यूरेनियम ऊपर चढ़ जाता है और हैवी नीचे रह जाता है। इस प्रोसेस से एनरिच्ड यूरेनियम मिलता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। कुछ वॉशिंग मशीन जैसा ही समझ लो, जैसे उसके अंदर कपड़े और पानी घूमता है, कुछ वैसा ही। AQ खान को जर्मन और डच लैंग्वेज अच्छी तरह आती थी और उसका काम था टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करना। तो जर्मनी के जो 2 एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूग G1 और G2 के डिजाइन्स आए थे, उन्हें जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने का काम AQ खान को ही दिया गया था। ये काम उसने 16 दिन तक किया और इस दौरान वो बिल्कुल अकेले काम कर रहा था। ना उसे कोई देखने वाला था और ना ही उसे कोई चेक करने वाला। और बस यही वो मौका था जिसका इंतजार AQ खान महीनों से कर रहा था। इन 16 दिनों में उसने G1 और G2 डिजाइन्स की सारी डिटेल्स जैसे ड्राइंग्स, डायमेंशंस, टेक्निकल स्पेक्स सीक्रेटली नोट कर लिए। AQ खान ने सिर्फ मशीन का डिजाइन नहीं लिया, बल्कि ये भी पता किया कि यूरेनको अपने सेंट्रीफ्यूग बनाने के लिए सामान कहां से खरीदता है। उसने सप्लायर कंपनीज की एक डिटेल्ड लिस्ट कॉपी कर ली जिसमें 100 से ज्यादा कंपनीज के नाम थे और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर चोरी की। इनफैक्ट इसी लिस्ट के जरिए आगे जाकर पाकिस्तान वाले भी सेंट्रीफ्यूग बनाने में यूज होने वाले पार्ट्स खरीदेंगे। यहाँ इस बात की क्लैरिटी भी रखना कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप्स के सेंट्रीफ्यूग्स आपको दिख रहे हैं, ये नहीं चुराए थे। इनकी टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट यानी कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स ही मान लो ये, और सोर्सेज लिस्ट। सोर्सेज लिस्ट यानी कि न्यूक्लियर बम बनाते वक्त कौन सा सामान कहां से खरीदना है, इस चीज के सोर्सेज, ये सब चुराया था। ये सब चोरी करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि AQ खान डायरेक्टली नीदरलैंड से पाकिस्तान भाग गया हो। उसने नीदरलैंड्स में रहते हुए ही
पाकिस्तान में जाकर एटम बॉम्ब बनाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए थे उन पार्ट्स का इंतजाम करना शुरू कर दिया। AQ खान ने जो सोर्सेज लिस्ट चुराई थी उस लिस्ट के दम पे उसने अलग अलग कंपनी से पार्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन ध्यान दो, ताकि उस पर शक ना हो जाए, वो कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे बंदे को उसने सामने किया हुआ था जिसका नाम था S.A. भट्ट। S.A. भट्ट एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जो पाकिस्तान की बेल्जियम एम्बेसी में काम किया करता था। कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ नीदरलैंड्स पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था। नीदरलैंड्स की पुलिस को बीच में शक भी हुआ था। उन्हें ये लग रहा था कि ये AQ खान नाम का बंदा बीच बीच में पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी मिल रहा है और कुछ कंपनीज के साथ डीलिंग भी कर रहा है। लेकिन फिर भी नीदरलैंड्स की पुलिस ने उस समय AQ खान को अरेस्ट नहीं किया, बस सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते सर्विलेंस लिस्ट में डाल के छोड़ दिया। नीदरलैंड्स की पुलिस का शक भरोसे में तब बदला जब AQ खान एक न्यूक्लियर ट्रेड शो में गया। असल में अक्टूबर 1975 में स्विट्जरलैंड में एक न्यूक्लियर ट्रेड शो हुआ था जिसे AQ खान ने भी अटेंड किया था। ट्रेड शो में जाके उसने बहुत अजीब और सस्पिशियस टाइप के सवाल पूछे, जैसे कि स्पेसिफिक न्यूक्लियर कंपोनेंट्स का यूज और टेक्निकल स्पेक्स। ये सब देख के नीदरलैंड्स की पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्हें लगने लगा कि AQ खान ने जरूर कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। नीदरलैंड्स की पुलिस ने AQ खान को अरेस्ट करने का डिसीजन लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को इन्फॉर्म किया। नीदरलैंड्स की पुलिस ने CIA को बताया कि AQ खान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन CIA ने साफ तौर पे AQ खान को अरेस्ट करने से मना कर दिया और बोला कि इसे जाने दो, हम इस पे नजर रखेंगे। अब सवाल यह है कि नीदरलैंड्स की पुलिस के बार-बार बोलने के बाद भी अमेरिका ने AQ खान को अरेस्ट करने से मना क्यों कर दिया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और USSR यानी कि सोवियत यूनियन में एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने की लड़ाई शुरू हो गई थी। यही टाइम कोल्ड वॉर का था। मतलब यहाँ कोई फिजिकल लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों ही देश खुद को मजबूत करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को अपना दोस्त बना रहे थे। वेपन्स और स्पेस रेस में कॉम्पीट कर रहे थे। इस कोल्ड वॉर में USSR का दोस्त था इंडिया और अमेरिका का दोस्त था पाकिस्तान। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान उसका दोस्त बना रहे और AQ खान को अरेस्ट करके अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था। अमेरिका ने सोचा था कि AQ खान एक छोटा मोटा साइंटिस्ट है, वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा, सिर्फ पेपर्स ही तो चुरा के ले जाएगा। पेपर्स चुरा के ले भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। लेकिन अमेरिका का ये डिसीजन उस पर ही उल्टा पड़ गया। AQ खान ने वापस पाकिस्तान जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी दिया और उसे कई देशों में बेच भी दिया। आगे बताऊंगा कि अमेरिका के दोगलेपन की वजह से पाकिस्तान को कैसे हद से ज्यादा फायदा हुआ। खैर 15 दिसंबर 1975 को AQ खान ने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और नीदरलैंड से पाकिस्तान आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरह से बनाया जा सकता है, यूरेनियम से और प्लूटोनियम से। इन दोनों ही तरह से बॉम्ब बनाने का प्रोसेस एकदम अलग होता है। इस टाइम पे यानी 1975 में पाकिस्तान वाले खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, लेकिन प्लूटोनियम वाला। पर प्रॉब्लम यह थी कि AQ खान ने नीदरलैंड से जो डिजाइन चुराई थी वो यूरेनियम से बनने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब की थी। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि PAEC का हेड मुनीर अहमद खान, जिस प्लूटोनियम बेस्ड एटम बॉम्ब पे काम कर रहा था, AQ खान ने उस पर काम करने से मना कर दिया और यूरेनियम वाला एटम बॉम्ब बनाने पे जोर डाला। इस डिफरेंस की वजह से मुनीर अहमद खान और AQ खान के बीच क्लैशेस होना शुरू हो गए। AQ खान ने फिर एक नया दाव खेला। उसने प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को लेटर लिखा कि ये मुनीर अहमद और उसके साथी तो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं और असल में कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सारी जिम्मेदारी AQ खान पे डाल दी और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया प्रोजेक्ट 706। अब AQ खान के पास सब कुछ आ गया था, डिजाइन्स भी और पावर भी। अब जरूरत थी तो सिर्फ एग्जीक्यूशन की। आने वाले कुछ सालों तक AQ खान ने चुराई हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही काम किया और साल 1978 में उसने फाइनली पाकिस्तान का अपना खुद का सेंट्रीफ्यूग बना के रेडी कर लिया। ध्यान रखना, अभी सिर्फ सेंट्रीफ्यूग ही बना है, पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब अभी टेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और हाँ, जिन चुराए हुए सेंट्रीफ्यूग्स के नाम G1 और G2 रखे गए थे जर्मनी की वजह से, पाकिस्तान ने अपने सेंट्रीफ्यूग्स के नाम P1 और P2 रख लिए। खैर साल 1975 में नीदरलैंड्स की पुलिस ने जब अमेरिका को बताया था कि AQ खान ने न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स चुराए हैं और वो अपना खुद का एटम बॉम्ब बना रहे हैं, तो अमेरिका ने उस समय इस चीज को काफी लाइटली लिया था। लेकिन अप्रैल 1979 आते आते अमेरिका को इस बात की पूरी भनक लग गई थी कि पाकिस्तान अपने आप को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाने के रास्ते पर है। इसी रीजन से अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए और उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक दिया। इस सैंक्शन के बाद AQ खान ने एक जर्मन न्यूज मैगजीन को अपना इंटरव्यू दिया था और कहा था, क्या ये अमेरिका वाले अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं क्या? क्या इनको किसी गॉड से परमिशन मिली हुई है क्या कि खुद के पास हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब इकट्ठे कर लो और हर महीने धमाके करते रहो? अगर हम एक छोटा सा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करें तो हम शैतान हैं। लेकिन चूंकि कोल्ड वॉर अभी खत्म थोड़ी ना हुआ था, इसलिए इसी साल 1979 में ही क्रिसमस पर सब कुछ बदल गया और अमेरिका ने खुद के गिरगिट होने का सबूत दुनिया को एक बार फिर से दिया। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए एक बार इस मैप को देखो। ये है USSR और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इतनी दूर है ये US और अफगानिस्तान के जस्ट चिपका हुआ है पाकिस्तान। कोल्ड वॉर में अपनी सुप्रीमेसी झाड़ने के लिए 25 दिसंबर 1979 को USSR ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अब अमेरिका वालों ने प्लान बनाया कि USSR को हराने के लिए अफगानिस्तान के लोकल फाइटर्स यानी कि मुजाहिदीन को हम सपोर्ट करेंगे। मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए एक बकरा चाहिए था और वो बकरा था पाकिस्तान। अब चूंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स टच होते हैं तो पाकिस्तान ही एक सेफ रूट दे सकता था मुजाहिदीन तक वेपन्स और सपोर्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए अमेरिका ने अप्रैल में जो सैंक्शंस लगाए थे उनको हटा दिया और पाकिस्तान को पैसा देना शुरू कर दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई। डील एकदम सिंपल थी, पाकिस्तान अमेरिका के लिए मुजाहिदीन की मदद करेगा और बदले में अमेरिका वाले पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले प्रोग्राम में टांग नहीं अड़ाएंगे। फर्दर साल 1982 में पाकिस्तान ने अपना पहला यूरेनियम का बैच एनरिच कर लिया और चाइना से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के ब्लूप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। इसके अगली साल 1984 तक आते आते पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रेडी कर चुका था। इंपोर्टेंट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने 1984 में बॉम्ब तो बनाकर रेडी कर लिया था, लेकिन उस एटम बॉम्ब का टेस्ट नहीं किया था। फिर 3 साल बाद साल 1987 में ए क्यू खान ने एक इंडियन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान ए क्यू खान ने ओपनली बोला कि अमेरिका और CIA दोनों को पता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। उसने ये भी कहा कि हम टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर हमने टेस्ट किया तो पाकिस्तान हमारी फंडिंग और मदद दोनों ही बंद कर देगा। अब भले ही ए क्यू खान ने पूरी दुनिया के सामने इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया हो, लेकिन पाकिस्तान एज अ कंट्री इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि उन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। गजब की बात यह है कि साल 1998 तक यानी कि पूरे 14 सालों तक पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर चुपचाप बैठा रहा और दुनिया में किसी को नहीं पता चलने दिया कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ना ही कोई टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद अपने देश भारत ने कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान अपने आप को टेस्ट करने से रोक ही नहीं पाया। अगर आपने जॉन अब्राहम की ये मूवी परमाणु द पोखरण स्टोरी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो अभी भी नहीं समझ पा रहे उनको बता दूं कि साल 1998 के दूसरे हफ्ते में इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। यहाँ ही इंडिया ने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडेप्ट की थी। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश ऐसे हैं कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, लेकिन इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो करता है और पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी फॉलो नहीं करता। कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब तब चलाएंगे जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक करेगा, वरना नहीं चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का मानना ऐसा नहीं है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का यूज पहले भी कर सकता है बिना किसी दूसरे देश का इंतजार किए। 11 से 13 मई 1998 के बीच इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद पाकिस्तान को लगा कि हम क्यों दुनिया से पीछे रहें, हम भी दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसी के चलते पाकिस्तान ने 28 से 30 मई 1998 के बीच अपने शहर चगाई में अपना पहला ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस टेस्ट के बाद ए क्यू खान ने बोला था कि हम तो कभी न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं चाहते थे, हमें तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इंडिया ने फोर्स किया। इन शॉर्ट इंडिया पे ब्लेम डाल दिया और यहीं से शुरुआत हुई थी इस्लामिक बॉम्ब की। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये नाम वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है क्योंकि पाकिस्तान ऐसा पहला मुस्लिम देश बना जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ए क्यू खान पाकिस्तान की जनता के लिए भगवान ही बन गया। पाकिस्तानियों के हिसाब से ए क्यू खान ने ही उनके देश को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके देश के न्यूक्लियर कंट्री बनने की कहानी में उनसे इतना बड़ा ये चोरी करने वाला जो ये पूरा एंगल है ये छुपाया जा रहा है। खैर, इस सब के बाद ए क्यू खान ने ये चोरी की हुई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रखी, बल्कि वो उसके बाद ब्लैक मार्केट में उतर गया। उसने वो टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान को भी बेच दी। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया जैसे खतरनाक और अनसेफ देश को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाने में ए क्यू खान का बहुत बड़ा हाथ था। ए क्यू खान को 2 बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड निशान ए इम्तियाज दिया गया था। पहली बार 1996 में और दूसरी बार 1998 में चगाई न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। इवन ए क्यू खान इतना फेमस था कि उसकी फोटोज दुकानों, ट्रक्स, ऑटो में भी लगी रहती थी। अपनी इस पॉपुलरिटी की वजह से ए क्यू खान ने साल 2012 में एक पार्टी बनाई, तहरीक ए तहफूज पाकिस्तान, यानी कि सेफ पाकिस्तान मूवमेंट, और सोचा कि पाकिस्तान में लोगों की रिस्पेक्ट के बेस पर वो वोट जीत जाएगा। लेकिन जब 2013 के नेशनल इलेक्शंस में उसकी पार्टी के 111 कैंडिडेट्स में से एक भी नहीं जीत पाया तो ए क्यू खान ने 1 साल के अंदर ही अपनी पार्टी डिसॉल्व कर दी। साल 2021 में कोविड-19 की वजह से ए क्यू खान की मौत हो गई। अगर फिलहाल की कंडीशन कंपेयर की जाए तो इंडिया के पास टोटल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास टोटल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने 4 दोस्तों के बीच थड़ी पे बैठ के जब आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेसिटी की हाई लेवल मीटिंग करोगे तो आपकी बात में असल में वजन तब होगा जब आप ऐसे जनरलाइज्ड तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब ना बोल के एटम बॉम्ब वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बहुत स्पेसिफिकली बात करोगे। क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना कि हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो सुनो, पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो सारे के सारे ही एटम बॉम्ब हैं। उनके पास एक भी हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। पाकिस्तान ने कभी भी हाइड्रोजन बॉम्ब का क्लेम किया ही नहीं, ना टेस्ट ना ही अनाउंसमेंट। लेकिन इंडिया ने 1998 के पोखरण 2 टेस्ट में 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट किए थे। उनमें से एक डिवाइस को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब बोला गया था। DRDO साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
और अनिल कोकड़कर ने क्लेम किया था कि हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट सक्सेसफुल था, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जैसे डॉक्टर संतनाम ने बोला था कि हाइड्रोजन बॉम्ब पूरी तरह नहीं फटा, यील्ड एक्सपेक्टेड से कम था। फिर भी इंडिया के पास डिजाइन और टेक दोनों है, सो कैपेबिलिटी तो डेफिनेटली है, लेकिन फुल सक्सेस और रिलायबिलिटी पर थोड़ा सा डाउट है। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के नंबर आपको बराबर दिख रहे हो, पर इंडिया थर्मोन्यूक्लियर कैपेबिलिटी में पाकिस्तान से काफी आगे है। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो फिलहाल टोटल 12,400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं सारे देशों को मिला के, जिसमें से 90% वॉरहेड्स तो रशिया और अमेरिका के पास ही हैं। सबसे ज्यादा रशिया के पास हैं 5,580, उसके बाद अमेरिका के पास 5,225, उसके बाद चाइना के पास 600, फिर फ्रांस के पास 290, फिर यूनाइटेड किंगडम के पास 225, फिर इंडिया के पास 172, फिर पाकिस्तान के पास 170, फिर इजराइल के पास 90 और फिर नॉर्थ कोरिया के पास 50। एक बार फिर से याद दिला दूं कि स्केलर का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर क्लिक करके आप स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हो। कितनी विचित्र बात है ना कि सबसे कम न्यूक्लियर वॉरहेड्स नॉर्थ कोरिया के पास ही हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डर नॉर्थ कोरिया का ही है। वहां का डिक्टेटर ही ऐसा है, जब मर्जी पड़ेगी तभी फोड़ देगा। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि नॉर्थ कोरिया के सबसे क्रेजीएस्ट रूल्स कौन से हैं। क्लिक करो और जरूर देखो।